अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 37 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 1 का। अच्छा जी, किस किस ने कल छुट्टी की? रिजल्ट भी नहीं था और छुट्टी कर ली, वो हाथ खड़ा करें। रिजल्ट भी उनका नहीं था और छुट्टी कर ली। बेगानी शादी जब दुल्ले दीवाने, क्यों छुट्टियां की हैं जी? चलें चलें जी। बहरहाल वो बच्चे जो मेरे ख्याल में किसी वजह से रह गए और वापस आके बैठे हुए हैं, उनको कोई मसला हो तो वो क्लास के बाद उनकी मैं पर्दादारी करूँगा। वो क्लास के बाद आके मुझे मिलने को मशवरा हो तो ठीक है जी। वैसे 2 बजे ऑनवर्ड्स मैं अवेलेबल हूँगा आप लोगों के लिए, कोई मशवरा मशावरत हो तो। ये आप लोगों के लिए नहीं है, तुसी ना आ जाना, तू ना आ जाए मुंडिया, 2-4 दिन छड़ दे मैनू। आजकल वो जो खुशी वाले आ रहे हैं या दुख वाले आ रहे हैं, आजकल उनका टाइम होता है। ये रिजल्ट से बाद ना 1 हफ्ता तकरीबन बच्चे 2 बजे पकड़ते हैं बच्चे, और फिर असर तक वो पकड़ी रखते हैं। ठीक है, तो 2-3 घंटे रोजाना ही वो ले जाते हैं। ठीक है, तो तुमने 2-3 दिन नहीं आना मेरे पास कोई भी सवाल करने। हाँ, कहीं पे भी जितने बच्चे पढ़ लें उत्थे बह जाना। अच्छा जी, ओके जी। हम थे कहाँ पे जी? पेज नंबर 138 पे। इससे पीछे कुछ रहा हुआ है पढ़ने वाला? इससे पीछे कुछ पढ़ने वाला रहा हुआ है? मेरे ख्याल में पढ़ने वाला तो कोई नहीं रहा हुआ था। कोई शायद कोई एक चीज़ पेंडिंग की है मैंने, सिर्फ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड के नाम। वो भी ऐसे ही किसी वक्त चलते हुए करेंगे बेटा, याद रख। वो लिख लो अपने पेंडिंग कॉन्सेप्ट की जगह पे, है सीधी सी बात। जहाँ पे पेंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं लिखे आप लिख रहे थे तो लिख लो। असल में ना मेरा दिल कर रहा है मैं इन दोनों को छोड़ूं, कुछ नया शुरू करूं। ये करेंगे इंशाल्लाह एक एक चीज़। तो कोई चीज़ रह जाती है आखिरी क्लास में भी कर लेते होते हैं, वो मसला नहीं, लिख लेना। बहरहाल पिछले जितने सफ़े गुजरे हैं उनमें सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड के अलावा कोई चीज़ छोड़ी हुई तो नहीं है हमने। रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन 2 चीज़ें लिख लें। वैसे वो मुझे करवानी है अभी एमसीक्यू के लिए, वो ज़रूरी है, वो भी करवा दूंगा। उसके अलावा वो मैंने करवाया नहीं है, करवा दूंगा। वैसे इतना ज़रूरी नहीं समझा था क्योंकि वो उस तरह का सवाल अब आता नहीं है, लेकिन आपने क्या ही दिया है तो आज मैं पढ़ लूँगा। चलो अच्छा, रौनक लग जाएगी थोड़ी सी, आपको होमवर्क हो जाएगा, कर लेना। और बताओ, चले फिर इसको ज़रा ख़त्म कर लें। ये दोनों चैप्टर्स ही करने हैं, लेकिन आज एक तो क्लास आधा घंटा लेट हुई है, आप माजरत। लेकिन आज थोड़ा सा हूँ बेहतर मैं, थोड़ी तबीयत आपको पता है, तबीयत दुश्मनान आसाज थी, इस वजह से थोड़ी सी लेट होगी क्लास। खैर अभी इंशाल्लाह ये घड़ी ठीक चल रही है भाई, मेहरबानी करना, ये घड़ी ठीक चलनी चाहिए। ठीक है, तो 8 बजे तक तकरीबन 20 मिनट हैं। कोशिश करते हैं 7:15 तक। आइए 16 या 36 में जो कुछ होता है थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक करें। कल फिर ऐसे ही हाफ लेक्चर ये, फिर और नया, थोड़ा सा ज़रा मज़ा, थोड़ा स्पाइस ज़िंदगी में ऐड करें ना। ठीक है, और IAS 23 की तरफ जाने के लिए मुझे पहले एक्रूवल पढ़ाना ज़रूरी है। और कल जो ऑनलाइन वाले बच्चों ने सवाल किए मुझसे, वो उसके बाद तो फिर एक्रूवल और भी ज़रूरी हो गया। वो एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो भी जहन में रखना है, बल्कि वो पहले मैं कर लूँ ज़रा मसला हल। IAS 36 में मुझे बच्चों ने बोला कि जब यहाँ पर आपने रेवेन्यूज़ नहीं लिए और एक्सपेंसेस नहीं लिए, ठीक है जी, यहाँ पे आपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वैल्यू एंड यूज़ की कैलकुलेशन के लिए नहीं लिए, जबकि एक क्वेश्चन यार कहाँ गया जिसमें रेवेन्यूज एक्सपेंसेस, ये यहाँ पे आपने रेवेन्यूज़ और कॉस्ट को वैल्यू एंड यूज़ के लिए ले लिया। ऐसा क्यों किया? तो बड़ी सादा सी बात थी इसके अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है रेवेन्यूज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम फॉर रिमेनिंग लाइफ, अज्यूम ऑल कैश फ्लोज अकर एट एंड। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि रेवेन्यू और कॉस्ट जो है ये कैश ही हैं। देखें नॉर्मल अजम्पशन क्या होती है? नॉर्मल अजम्पशन यही होती है कि आपने अगर कोई चीज़ बेची है तो कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट किया आपने, या आपने खर्चा किया है तो नॉर्मल अजम्पशन क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर कोई अब नॉर्मेलिटी होगी, यानी अगर आपने कोई रेवेन्यू या एक्सपेंस बुक किया है और उसकी रिसीट पेमेंट नहीं हुई अभी, तो फिर वो खुद बताएगा कि जी इसके अंदर एक्रूवल शामिल है या नहीं। अब एक सवाल के अंदर वो सिर्फ कह रहा है जी कैश फ्लो, या कह रहा है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, और चुप है, तो अजम्पशन यही है ना कि ये रेवेन्यू इनफ्लो भी है, यही ये कमाया भी और ये आ भी गया, ये खर्चे भी हैं और ये पे भी हो गए हैं। जब कोई फ़र्क होगा तो सवाल खुद बताएगा ना। ठीक है, कोई लाइन के बैगर्स नहीं बन जाते। छठे सवाल के अंदर उसने अलग से बताया रेवेन्यू और रिसीट्स, एक्सपेंसेस और पेमेंट्स, तो जब अलग बता दिया तो फिर तो क्लियर हो गया ना कि रिसीट्स और पेमेंट्स यानी कैश फ्लोज कौन से हैं। तो फिर तो हमने कैश फ्लोज ही उठाने थे। लेकिन हर सवाल के अंदर आपको नजर आता होगा या तो सिर्फ कैश फ्लोज का लफ्ज लिखता है, या कभी कभी यूं भी कर देता रेवेन्यू एक्सपेंस लिख दे। सवाल चुप है तो क्या ज्यूम करेंगे? अब मसला नहीं समझ आई ये बात किसको समझ नहीं आई?
सवाल ही नहीं सुना, असल में हम सब ध्यान में ही नहीं थे। बता दें, खैर है मैं फिर बता देता। देखिए जी, ये रेवेन्यू और कॉस्ट हैं। एक्रूअल का कॉन्सेप्ट आता है, वैसे इसलिए भी मैं एक्रूअल आज शुरू कर रहा हूँ। मेरा दिल जो है ना कल थोड़ा सा घट गया था इस बात से, उनके सवालों से ना, बच्चों के कहने दिल घट गया सी मेरा है जी, ब्लड प्रेशर मेरा लो हो गया है जी, बहुत टेंशन होगी मुझे कि क्या कर रहे हैं बच्चे। रेवेन्यू मीन्स कमा लिया है, ये कैश आया या नहीं आया ये ज़रूरी नहीं होता ना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब कमा लिया तो रेवेन्यू बुक कर लो, और जब खर्चा इनकर हो गया तो रिकॉर्ड कर लो। पेमेंट ज़रूरी नहीं है, रिसीट ज़रूरी नहीं है, पेमेंट ज़रूरी नहीं है, ऐसा ही है। अब सवाल अगर चुप है तो क्या अजम्पशन लेंगे, रेवेन्यू जो है यही कैश फ्लो भी है, यानी जो कमाया है वो आ भी गया है। मतलब वैसे तो ये आ गया वाला चक्कर ही नहीं है, तो फ्यूचर के एस्टीमेट्स होते हैं ना। फ्यूचर में आज खड़े होकर हम कह रहे होते हैं फ्यूचर में 2021 में ये कमाएंगे, 22 में ये कमाएंगे, 23 में ये कमाएंगे। असल बात तो ये होती है। तो अगर ये कमाएंगे और अलग से नहीं बताया तो इसका मतलब ये कैश इनफ्लो भी अजम्पशन है कि यही आएगा, जो कमाएंगे वो आ भी जाएगा। सही है, जो खर्चे होंगे वो पे भी हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। इस सवाल में और इस सवाल में क्या फ़र्क है, ये देखो। इसमें कहता है 24, हम 23 में खड़े हैं, 24, 25, 26 के रेवेन्यूज़ हैं ये, और रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स हैं ये। अब यहाँ पे उसने अलग कर दिया, अब क्या लें, रेवेन्यू या रिसीट्स? अब रिसीट्स लेनी है। और अगर ये रिसीट्स वाली लाइन ना गिवन होती, पेमेंट वाली लाइन ना गिवन होती, तो फिर नॉर्मल अजम्पशन क्या है, जो रेवेन्यूज होंगे वही रिसीट भी हो जानी है, जो एक्सपेंसेस होंगे वही पे भी हो जाने हैं, अनलेस के कोई अबनॉर्मैलिटी हो। खुद अबनॉर्मैलिटी वो खुद बताता है। तो बच्चे उसको पकड़ के बैठे हुए थे कि जी लाइन के बैगर्स बन जाते हैं कि जी यहाँ पे आपने रेवेन्यू नहीं लिया, वहाँ पे आपने रेवेन्यू क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे था ही सिर्फ रेवेन्यू। तो अजम्पशन नॉर्मल क्या है, जो रेवेन्यू होंगे वो कैश इनफ्लो भी हो जाएंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे वो कैश पेमेंट्स भी हो जाएंगी। नॉर्मल अजम्पशन होती भी यही है, जो कमाया है वो कैश में आ गया, जो एक्सपेंस इनकर हुआ है वो पे हो गया है। नॉर्मल अजम्पशन होती भी यही है, ठीक है। जब नॉर्मलिटी अगर उसने खुद बताई है, तो यहाँ पे आई के अपने एक शरारत की थी, रेवेन्यू और रिसीट्स अलग दे दी थी। तो ये बच्चों को पढ़ाया होता है कि वैल्यू इन यूज का फॉर्मूला होता है फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। तो वहाँ पे उसने अलग कह दिया ना कि ये कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो अगर दोनों अलग करके बताए तो फिर आपने कैश फ्लो लेने, नहीं अलग करा तो फिर तो नॉर्मल यही है, ठीक है। को बात समझ आई है, को पल्ले पड़ी है? अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा करें। ये कल ना ऑनलाइन वाले बच्चों की मैं मीटिंग रख बैठा, हाय। तो असल वापस आए, IAS 36 के MCQs पूरे हो गए, ऐसे ही है ना। IAS 36 की कोई थ्योरी रहती होगी तो अब उसका चैप्टर भी ऐसे ही करेंगे। असल में फिलहाल 16 का चैप्टर पूरा कर रहे हैं। तो 16 के अंदर भाई ने कहा एक रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन रहती है, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन पहले कर आते हैं ताकि फिर आगे बस वही बचा हुआ हो। इसको बस एक बार रीड ऑनली करना था, हमने कर लिया। दोबारा ज़रा जाते जाते देख लीजिए चैप्टर का ना, पोस्टमार्टम करके आगे जाते होते हैं हम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जो है, इसमें आपने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको रिवीजन प्लान में दूंगा तो उसके अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको मैं याद करने के लिए दिया करता हूँ, यानी याद कर रखने के लिए दिया करता हूँ, यानी जब भी कभी रिवीजन करें तो वो पढ़ें। अभी तक ना आपको मैंने सिर्फ वो 5-7 सवाल लिखवाए हैं ऐसे ही रिवीजन के लिए। अभी जब फाइनल हो जाएगा ये चैप्टर तो इसमें बस 3-4 सवाल और ऐड होने हैं, बाकी सवाल तो उतने ही हैं। लेकिन उसके साथ क्या चीज़ ऐड होगी, फाइनल रिवीजन प्लान में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैं रिजर्व लिख देता हूँ जो रीडिंग पर्पज़ के लिए होते हैं, सिर्फ रीड करने हैं। कब? जब कभी रिवीजन करें साथ वो भी रीड कर लें। वो मैक्सिमम इस पूरे 15 कितने सफ़े हैं, 20-25 जितने 30 सफ़े, उनमें से शायद 1 या 2 सफ़े होंगे मिलाकर जो सिर्फ पढ़ने वाले बचेंगे। वो पढ़ने हैं हर दफ़ा। जैसे डिस्क्लोजर वाला सफ़ा एंड पे पढ़ना है, वो हर बार पढ़ना है। जैसे ये कॉस्ट डिटर्मिनेशन वाला सफ़ा है 114, 115, ये हर बार जब भी आपने ये चैप्टर ओपन करना है, ये 2 सफ़े आपने सिर्फ ऐसे नज़र गुजारनी है। याद नहीं करना, याद रखना है। उसके लिए ज़रूरी क्या है, नज़र फिरती रहे। ओके, तो ये फाइनल रिवीजन प्लान में लिख दूंगा, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अभी तो कंप्लीटनेस इंश्योर कर लें। इनिशियल मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इनिशियल मेजरमेंट, किस किस चीज़ को कॉस्ट में ऐड करना है, किस चीज़ को नहीं करना, ये होमवर्क में दी थी, बस ठीक है एक बार कर ली थी। ये सिर्फ एक पेंडिंग रखा हुआ है, मैंने कहा लिख लो इसको। मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, वरना बात आसान है, मुश्किल नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ अब यहाँ से निकलें आगे ना, थोड़ा सा कुछ नया हो जाए। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ याद आया, एक चीज़ और लिख लो यार। ऑनलाइन में एक बच्चे ने रिटर्न मैसेज किया था, लेकिन उसके बाद वो भाग गया, उससे मैं डिस्कस ना कर सका। उसने कहा था जो खानगढ़ वाला सवाल है उसका जो पहला पार्ट है वो पिछले साल वाले लेक्चर में जो आपने दिया था मुझे समझ नहीं आया।
उसके बाद मैं उससे पूछ नहीं सका क्या समझ नहीं आया, तो इसलिए लिख लो, मैं वो भी करा दूंगा मुझे, लेकिन कल परसों में याद कराना, रोज़ कराते रहना याद जब तक मैं करा ना दूँ। ये 3 चीज़ें अभी हो गई, ठीक है। अच्छा जी, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट था, सामने आया ना, मैंने कहा देख लें। वो कहते जी पहला पार्ट जो है ना वो पिछले लेक्चर समझ नहीं आया, शायद फिर पिछले दफ़ा बच्चों को गोली कराई होगी, सही गोली नहीं हुई होगी, तो इस दफ़ा दोबारा कोशिश कर लूँगा नए जोश जज्बे के साथ, नई पैकिंग में गोली कराएंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड मेथड बस रीड ऑनली करना है। हाँ, रेजिडुअल वैल्यू, देखो जी, आज मैंने एसिड खरीदा, ठीक है, नया, आज मैंने एसिड खरीदा बिल्कुल न्यू, ठीक है, और आज इसकी 1000 रुपये क्या है कॉस्ट। अच्छा, अब 5 साल गुजरने के बाद, एंड ऑफ 5 years जब होंगे, तो ये एसिड जो है ये बिकेगा। अब 5वें साल के एंड पे, अच्छा यार इससे ज़्यादा अच्छा है पहले ये एग्जाम्पल करें, फिर समझ आए ज़्यादा अच्छी, फिर अंग्रेज़ी पढ़ें। हमारी तो तरतीब ही यही है ना, पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं। मैं भूल गया, I'm sorry। आ जाओ, ये मैंने वैसे होमवर्क दे दी थी, आप कितने बच्चों ने ये ट्राई की थी, तो इसके बाद समझ आ गई होगी डेफिनेशन। ये कमाल होता है न्यूमेरिकल पहले करने। बेसिकली ना रट्टा तो लगाना नहीं, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को मजबूत करना, तो उसका तरीका होता ही क्या है, आप पहले न्यूमेरिकली, मेरी तो आदत ऐसी है, मैं पहले न्यूमेरिकली चीज़ करा देता हूँ आपको, आप प्रैक्टिकली चीज़ को देख लेते हैं, हर जगह से एंट्री ये होनी है, कॉन्सेप्ट ये है, अच्छा प्रेजेंटेशन ये है, डिस्क्लोजर ये है, फिर जाके अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो वो तो कहते हो यार हाँ ये तो सब हमने कर लिया। पहले अंग्रेज़ी पढ़ें फिर उधर जाएँ, वो ज़रा मुश्किल लगता है, मुझे तो मुश्किल लगता है। अब ABC एंटरप्राइजेज बॉट आ मशीन फॉर 7 लाख, मशीन इन्होंने खरीदी है कितने की जी, इन अर्ली 21। अच्छा जी, ऑल्दो द मशीन कैन बी यूज फॉर 7 years बट ABC एंटरप्राइज एक्सपेक्ट टू यूज़ इट फॉर, अब हमारे लिए तो ये 7 years रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए तो ये 5 years रेलेवेंट हो गया, क्योंकि हम यूज़फुल लाइफ की तरफ जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या है, पहली बात तो ये होगी, ये तो वैसे ही था। चलो खैर, एक एग्जांपल आ गई इसमें। ABC एस्टिमेटेड दैट मशीन कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 6,20,000 एंड फॉर 6,80,000। ये तो बिल्कुल ही फजूल सी बात है ना। क्या कह रहा है कि अभी जाहिर सी बात है, पता है आपको, जैसे ही आपने डिब्बा खोला मोबाइल का, उसी वक्त उसकी कीमत वो तो नहीं ना रहती। बात समझें, आप नई मशीन खरीद के लाएं, नया एसिड खरीद के, नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, आप डब्बा खोल लेते हैं, तो क्या उसकी कीमत वही रहती है जितने खरीद के लाएँ? थोड़ी सी तो उसी वक्त डब्बा खुल जाता है, तो डब्बा बंद की कीमत नहीं ना रहती। तो वो ये कह रहा है यहाँ पे कि मशीन को अभी डिस्पोज करें तो 6,20,000 की है, और आज ख़रीदा है। अच्छा, आज खड़े होकर कह रहा है कि जी ये 2025 के एंड पे डब्बा बंद जो ना हो, खुले हुए डब्बे वाली उसी वक्त 6,80,000 की होगी। नहीं, ये तो कोई बात, ये तो वैसी फजूल बात है, ये रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं हो सकती। यूज़फुल लाइफ तो डिटरमिन कर ली कितनी है। अब अगली चीज़ क्या निकालने चले हम, तो रेजिडुअल वैल्यू क्या ये हो सकती है। आप आज खड़े होकर क्या कह रहे हैं, आपने आज 7 लाख का एक मोबाइल लिया, उसका डब्बा ओपन किया, अब साथ ही आप क्या कह रहे हो, ओहो डब्बा खुला हुआ जो इसी तरह का मोबाइल है, जस्ट डब्बा खोल कर दुकान पे किसी ने रख लिया, तो वो कितने का बिक रहा है, 6,20,000। क्या ये रेजिडुअल वैल्यू हो सकती है? नहीं, ये नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है 2025 में ऐसे ही डब्बा खोल कर, अंदाज़ा होता है, ये तो अंदाज़ा होता है, 2025 में ऐसे ही कोई डब्बा खोल ले नए मोबाइल का, तो वो कितने का बिक जाएगा, 6,80,000 का। क्या ये रेजिडुअल वैल्यू कह दूँ फिर? वो तो नया नकोर डब्बा होगा। असल बात यह है कि मेरा ये मोबाइल 5वें साल के एंड पर क्या ला कर देगा, असल तो रेजिडुअल वैल्यू ही होती है। इसका मतलब ये तो कोई फजूल बातें लिखी हुई हैं, ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, परेशान करने के लिए आ गई। क्योंकि मशीन कैन बी डिस्पोज्ड इतने और इतने की, लेकिन ये तो अभी की मशीन, अभी मशीन। अब हाँ, आते हैं अब मतलब की बात पे। कहता है अ 5 year old सिमिलर मशीन, ये असल बात, 5 साल पुरानी, 5वें साल के एंड पे 5 साल पुरानी, ठीक है। अब यहाँ से कहानी शुरू होनी है, यहाँ पे हमने रेजिडुअल वैल्यू ढूंढनी है। अब 5 year old सिमिलर मशीन कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 150 एंड फॉर 3,30,000। अब मुझे बताओ कि कौन सी रेजिडुअल वैल्यू होनी चाहिए।
रेजिडुअल वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? वो ये कहना चाह रहा है कि 5 साल के बाद जाकर भी आपने जो है वो मतलब बेसिकली क्या करना है, आपने ये नहीं कहना, आपने जाना है ना, आपने कबाड़ी के पास चले जाना है। मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। कबाड़ी के पास जाके आपने कहना है, भाई अगर, अब दो चीज़ें, आपका एसेट आज 2021 में आपने ख़रीदा है, आपका एसेट आज नहीं बिकना, ऐसा ही है। आपका एसेट कब बिकना है? 2000, लेकिन 2025 वाला एसेट नहीं, आपने 2025 में खड़े होकर तो नहीं बेच रहे, आप आज खड़े होकर देखेंगे, कबाड़ी के पास चले जाएंगे, कबाड़ी के पास जाके देखेंगे, कहेंगे यार ये जो मेरा ये वाला एसेट है ना, ये वाला एसेट, इस मॉडल का एसेट को 5 साल पुराना पड़ा है तो दिखाओ। वो कहेगा हाँ जी ये 5 साल पुराना पड़ा है। ये कितने का है? ये 1.5 लाख का जी, मैं दे दूंगा। आपको लग गई समझ? अब बात समझिए, थोड़ा सा ये है टेक्निकल बात थोड़ी सी, लेकिन याद ऐसे ही रखा जा सकता है। आपने आज एक नया एसेट खरीदा है, नया मोबाइल खरीदा है। अब आपने इस नए मोबाइल को, मोबाइल तो खैर इस तरह से होता नहीं है, पर आपने नया एसेट खरीदा है, ये नया एसेट आपने 5 साल बाद डिस्पोज कर देना, ठीक है। आप रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कबाड़ी के पास चले जाएंगे, मिसाल दे रहा हूँ, कबाड़ी के पास जाके कहेंगे भाई कोई इस मॉडल का 5 साल पुराना एसेट तुम्हारे पास पड़ा हुआ है? आपके पास ये नया है, आपने जेब से निकाला, ये नया मॉडल, इस मॉडल का कोई 5 साल पुराना एसेट पड़ा है आपके पास? वो कहेगा हाँ पड़ा है। दिखाओ ज़रा, देखेगा कितने का है ये 150 का। अच्छा ठीक है, आप अपने पास ही रखो, आप अपना जेब में रख के घर अगर आपने कहा कि मेरा ये मोबाइल है, 5वें साल के एंड पे इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 150। अच्छा, अब ये नहीं करना आपने कि आप जो है वो आज खड़े होकर ये सोचें कि मेरा ये वाला मोबाइल जब 5 साल पुराना हो जाएगा तो उस वक्त ये कितने का बिकेगा, क्योंकि वो तो 5 साल बाद की बात है। 5 साल बाद का 330 रुपया भी जो होगा वो आज का तो 330 नहीं है ना। तो बेसिकली हमने आज ही वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ रही है? अब ज़रा थोड़ी अंग्रेज़ी से समझते हैं जो पढ़ा है हमने, लेकिन सादा बात एक कबाड़ी वाली एग्जांपल ज़हन में रखनी है, ठीक है, कि आपने आज एसेट खरीद कर सीधा कबाड़िए की दुकान पर जाना है, ठीक है। अपना नया एसेट अपने जेब में रखते हुए उसे कहना है ये फलां मॉडल का एसेट जो है 5 साल पुराना तुम्हारे पास कोई इस वक्त मौजूद है? वो कहे हाँ पड़ा हुआ है, तो कह दिखाओ ज़रा। आप शक्ल देखेंगे, हाँ है तो मेरे वाले एसेट जैसा, 5 साल पुराना है, बस मेरे पास नया नकोर है। कितने का है ये? होगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बस मैं ये पूछने आया था, रेजिडुअल वैल्यू मुझे चाहिए थी। घर आके डेप्रिसिएशन करेंगे अपनी, चार्ज। बात समझ आई? नहीं समझ आई ये बात नहीं समझ आई। आपके जेब में आज एक नया मोबाइल है, कितने का ख़रीदा है आपने? 700 का। यकम जनवरी 2021 को आपने ये ख़रीदा है 700 का। आपने रेजिडुअल वैल्यू इसकी एस्टीमेट लगानी है, ठीक है। आप कहते हैं कि 2025 में जाकर 2025, ये 21, 22, 23, 24, 25, 31 दिसंबर 2025 पर ये एसेट आपका, यही वाला एसेट 5 साल पुराना आपका बिकेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि 330 रुपये का बिकेगा। क्या ये रेजिडुअल वैल्यू कह दें? अंदाज़ा है कि मेरी सेल प्रोसीड ये होगी। भाई वो 330 तो 5 साल पुराना है, वो इस तरह यूँ समझ ले कि उसकी ये वैल्यू तो 5 साल पुरानी है, हमें ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट चाहिए आज की, यानी कि लाइक प्रेजेंट वैल्यू जैसे हम निकालते हैं। तो रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू उसको नहीं कहते जो लाइफ के एंड पर ये एसेट आपको देगा, बल्कि आज खड़े होकर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि लाइफ के एंड पर हमारे एसेट जैसा कोई 5 साल पुराना एसेट हो, यानी हमारा एसेट जैसा अगर कोई 5 साल पुराना एसेट हो तो आज खड़े होकर वो बाज़ार में कितने का मिल रहा है, ये रेजिडुअल वैल्यू है। तो इसको ऐसे ही समझिए जैसे मैंने मिसाल से समझाया है। एक MCQ करवाना है, सिर्फ इसलिए ऐसे आएँ बाएँ शाएँ कर रहा हूँ, वरना तो अंग्रेज़ी पढ़ते जान छुड़ा लेते, लेकिन MCQ करने के लिए ज़रूरी है। समझें ज़रा। आखिरी बार, जेब में नया मोबाइल है, जेब में नया एसेट है, वो कॉस्ट 700 पड़ गई। अब क्या चाहिए आपको? रेजिडुअल वैल्यू। कबाड़ी के पास जाके क्या पूछ रहे हैं? इस मॉडल का कोई एसेट 5 साल पुराना पड़ा है? उसने कहा हाँ पड़ा है। आज खड़े होकर वो बाजार के अंदर से आपको 5 साल पुराना इस जैसा एसेट जो मिल रहा है 150 रुपये का, तो वो 150 आपके लिए क्या बन जाएगी? रेजिडुअल वैल्यू। उसको आप यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करके डेप्शन में इस्तेमाल। अच्छा, अब आप कहोगे वो 150 इधर मिले ना मिले, इधर 300 मिले, इधर 200 मिले, इधर 100 मिले, वो तो गेन लॉस एक्चुअल एंड पर निकल ही आता है। इस वक्त जो अंदाज़ा रेजिडुअल वैल्यू का वो क्या है, आप ज़रा पढ़ें। नहीं हो सकती, पहले दिन कैसे हो सकती है बेटा? 21 पे खड़े होकर हम कहेंगे शायद कोई जो 5 साल पहले खरीदा होगा किसी ने इस जैसा एसेट, तो आज वो कितने का कबाड़ी के पास पड़ा हुआ है। मेरे जैसे एसेट का, हमारे एसेट जैसा सिमिलर एसेट 5 साल पुराना आज बाजार में कितने का है, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू। ज़रा पढ़े ना, स्टैंडर्ड क्या कहता है इधर। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज़ द
एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन आज फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एन एसेट after deducting estimate cost if the asset were already of the age and condition expected at the end of, यानी 5 साल पुराना। पढ़ो जरा, अब पढ़ो जरा स्टैंडर्ड की जुबान, कुछ समझ आई थोड़ी सी। रेजल्ट वैल्यू क्या है? इज एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल, ये बीच में ये वाला छोड़ो ना, आफ्टर डिडक्टिंग आपको पता ही है, आप अंग्रेजी सिर्फ इतनी पढ़ो। रेजल्ट वैल्यू इज द एस्टिमेटेड अमाउंट एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन from disposal of asset if asset were already of the age and in condition expected at the end of, यानी कि 5 साल पुराना एसेट आज अगर बेचें तो एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट इफ एसेट वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। कुछ समझ आया? थोड़ा सा टेक्निकल है जरा ना, इस वजह से मैंने इस तरह समझाया। तो बात समझिए, ये एग्जाम्पल में यही कह रहा है। क्या कहता है? कहता है एबीसी ने आज एक 700 की मशीन खरीदी है 21 में। मशीन जो है वो 7 साल के इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इनका अंदाजा है 5 साल, तो 5 साल हमारी क्या होगी? यूजफुल लाइफ। आगे कहता है एबीसी एस्टिमेट दैट द मशीन कैन बी डिस्पोज फॉर इतने करंट प्राइस और फॉर इतने, यार ये तो नई मशीन की बात कर रहा है, नहीं हमें तो रेजिडुअल वैल्यू चाहिए। तो कहता है फर्दर अ 5 ईयर ओल्ड सिमिलर मशीन 5 साल पुरानी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 150 एट करंट प्राइस एंड फॉर 330 एट प्राइस एक्सपेक्टेड एट एंड ऑफ 2025। अब समझिए कि ये 5 साल पुरानी मशीन आज कितने की बिकेगी? उन्होंने कहा जी 150 की, और यही 5 साल बाद 330 की। वो तो महंगाई हो जाएगी ना, इस वजह से शायद वही 5 साल पुरानी 330 की बिक रही है। हमारे लिए रेजल वैल्यू क्या बनी? करंटली जितने की मशीन के बेचकर 5 साल पुरानी मशीन बेचकर कंपनी जो है वो ऑब्टेन कर सकती है। ठीक है, तो रेजल वैल्यू कितनी बनी? यूजफुल लाइफ 5 साल है, यूजफुल लाइफ इज आंसर है, यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स, the period over which machine is expected to be available for use, और residual value is 1,50,000 that can be currently obtained if machine was already in 5-year-old condition। लेकिन 5-year-old condition हो और आज बेचें तो जो मिले वो क्या है? residual value का अंदाजा है। अंदाजा ये भी इट में चेंज, वो चेंज तो हो सकता है, दरम्यान में हो जाए, एंड पे हो जाए, वो जो भी होगा एंड पे लाइफ का। ये जो अंदाजे होते हैं ना, अंदाजे जब एसेट एक्चुअल में बिकता है ना, वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कोई एस्टीमेट कोई एस्टीमेट को अंदाजे की गलती थी भी तो एंड पे जाके एक्चुअल गेन या लॉस निकलकर वो सारा कुछ खत्म हो जाया करता है। उससे परेशान ना हुआ करो, ठीक है। हम अपनी लगाते बेस्ट जजमेंट ही हैं अकाउंटेंट्स, हम अपनी बेस्ट जजमेंट ही यूज़ करते हैं, फिर भी हमारे अंदाजों में कोई गलती हो तो वो एक्चुअल खत्म हो जाएगी कहानी। हम बेईमानी नहीं करते, हमारी नीयत पे कोई शक ना करे, हम अपनी तरफ से बेस्ट एस्टीमेट लगाते हैं, लेकिन कभी कभी वो नीचे हो जाता है, बंदा ही है ना, क्या हो गया, अंदाजा ही है। ठीक है, ये बात समझिए। बहुत सारे एस्टीमेट्स हम लगाते हैं अकाउंटेंट्स। आप FAR 2 में जाएंगे तो बढ़ जाएंगी चीज़ें, और अंदाजे ही अंदाजे, बहुत सारे अंदाजे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगाते हैं। तो हमारी एक प्रोफेशनल जजमेंट है जिसके ऊपर रिलाय करती है दुनिया। आप माशाल्लाह आपके जजमेंट के ऊपर दुनिया रिलाय कर रही होती है, तो वो जजमेंट होती है आपकी। तो हम अपनी अच्छी जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करते हुए बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं, और इसीलिए अगर वो चेंज हो जाए तो फिर चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग है। ज़्यादा जोर लगा कर मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा सा जज्बाती ना होने दो आज मुझे, मेहरबानी ताड़ी। अब ज़रा आखिरी बार पढ़ो। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? इज़ द एस्टिमेटेड अमाउंट एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट if the asset were already of the age and in condition expected at the। तो ये इतनी मुश्किल अंग्रेजी है स्टैंडर्ड की कि मुझे इस तरह समझाना पड़ा कि आप नया मोबाइल जेब में रख के कबाड़िए के पास जाएं और उससे पूछें मेरे इस जैसे मोबाइल के मॉडल वाला कोई 5 साल पुराना पड़ा है? वो कहे हाँ पड़ा है उधर। आप जाके देखो, आप मैच करो, हाँ है तो बिल्कुल सेम। हाँ भाई ये कितने का है? ये 150 का है। अच्छा, क्या लगता है 5 साल बाद भाईजान महंगाई बड़ी हो जानी है, 330 का मिलेगा यही वाला आपको 5 साल पुराना जो इधर पड़ा है मेरे पास कबाड़ी के पास 5 साल पुराना। ये 3 साल बाद तो हो सकता है बहुत महंगाई हो जाए, ठीक है, पैसे की वैल्यू तो गिर रही है, आपने वो नहीं पकड़ना, ये वाला 150 पकड़ना है। ठीक है, तो ज़रा आखिरी बार पढ़ो। रेजिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड अमाउंट एंटी वुड आज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल इफ द एसेट इज आज 5 साल पुराना। तो वो क्या है जी? 150 हमारी एग्जाम्पल में। ठीक है, बात समझ आई कुछ? चलो, ये रहती थी, वैसे रहनी ही चाहिए थी, है ना। ऐसी चीज़ उस वक्त करते तो अच्छा वाला चैप्टर चल रहा होता है, बंदा कहता है ये क्या हो गया, अच्छी भली। अच्छा, सवाल में रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती है, बस एक बार एक MCQ में आपको 1 नंबर के लिए शायद ये थोड़ा सा सोच लड़ानी पड़ी, वरना आज तक FAR 1 में कभी किसी को ये सोच नहीं लड़ानी पड़ी रेजिडुअल वैल्यू क्या है। तो लेकिन खैर पढ़ा तो हर दफ़ा जाता है, कभी कभी ऐसे ही यूज़ करनी पड़ती है सोच। भाई सही है। रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं?
आज खड़े होकर हमें जो अब एक हमारे एसेट जैसा 5 साल पुराना एसेट जितने पैसे ला दे वो क्या है? रेजिडुअल वैल्यू। पीआरसी में ऐसे ही पढ़ा था ना, एमसीक्यू आया हुआ है, तो फिर मुझे क्यों खज्जल कर रहे थे? मेरे पेट में दोबारा दर्द शुरू हो गए जोर लगा लगा के। तुम लोग जो दुआएं कर रहे हो ना, छुट्टियां हो जाएं 2-4 महीने, कोई नहीं करनी छुट्टी, बस दुआ करो कि वो ना करनी पड़े। अच्छा जी, अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है जो पढ़ाने वाली है, वैसे मैंने वो लिखवा ही दी है, ठीक है। एक है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड, छोटी सी एग्जांपल है। दूसरा खानगढ़ का पार्ट 1, ठीक है। चलो यहाँ थे जी हम। बहुत इम्पोर्टेंट, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो क्या है? कॉस्ट मॉडल तो ठीक है, आपको पता ही है। रीवैल्यूएशन मॉडल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमने पढ़ लिया था। बाकी रीड ऑनली करना था आपने। जर्नल एंट्रीज, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये सारे को रीड ऑनली किया था आपने। इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि ये मैंने सब पढ़ा दिया था। ये सिर्फ आपने तसल्ली करनी थी कि हाँ, वो नई चीज़ तो नहीं लिख दी गई, हमने जो पढ़ा हुआ है वही लिखा हुआ है, तसल्ली करनी थी बस। कितनों ने तसल्ली की? हाँ, बाकी सब जो है ना वो मेरी और इन कुछ चंद दोस्तों के ऊपर रिलाय करते हैं कि अगर ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। अब मेरा हाथ देख लो बनने हुए, इधर से एमसीक्यू बन जाना, इधर से कोई सवाल बन जाना डिस्कशन वाला, फिर मुंह उठा के बैठे होना। जब कहता हूँ पढ़ो तो पढ़ो। नोट, डिस्क्लोजर या नोट में क्या कुछ आना चाहिए, ये पढ़ाया था आपको, पेज नंबर 138, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली तो आप नोट बना ही लेते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आपने देखा होगा इसके एमसीक्यूज़ आए हुए होते हैं, ठीक है। बहरहाल बस 15-20 मिनट हैं, आप जल्दी से इसको पढ़ें, कुछ एमसीक्यूज़ कर लें बरकत के लिए, फिर 36-16 साइड पे फिर एक्रूवल शुरू करते हैं, ठीक है ना। फिर कल इसी तरह से पहले हाफ में हो सकता है एक्रूवल करा दूँ, कुछ बच्चे लेट आने का सोच लेंगे ना, पहले में एक्रूवल कर लेंगे, दूसरे हाफ में बकाया ऐसे एमसीक्यूज़ और 36 की बात चलती रहेगी, ठीक है। इस हफ्ते में 16-36 में बरकत के लिए चलाऊंगा साथ, लेकिन जो है वो एक्रूवल हम कर लेंगे और IS-23 शुरू करेंगे। हमने ये फैसला किया। IS-23 इसलिए शुरू करना है क्योंकि एक्रूवल में बच्चे जो हैं वो ठुड्डे खा रहे थे, तो एक्रूवल जब मैं कराऊंगा तो फिर उसके बाद IS-23 हो सकता है, फिर IS-20 तो ऑर्डर बदलता रहता है, तो खैर। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाजमी डिस्क्लोज करो हर क्लास ऑफ एसेट के लिए मेजरमेंट बेसिस, एप्शन मेथड, यूजफुल लाइफ और रेट्स। ये वो आपको मेन बॉडी में नीचे तीनों चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ऐसा ही है। और बोलो फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिगिनिंग पे भी और एंड पे भी। फिर इन दोनों के दरमियान, यानी बिगिनिंग और एंड वाली फिगर्स के दरमियान रेकन्सिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एंड। कहता है रेकन्सिलिएशन भी दिखाओ जिसमें क्या कुछ हो, एडिशन हो, डिस्पोजल हो, डेप्रिसिएशन हो, रीवैल्यूएशन हो और इम्पेयरमेंट हो। यही चीज़ें होती हैं मूवमेंट में, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाजमी ये भी डिस्क्लोज करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट आल्सो डिस्क्लोज, इसमें भी माफ़ी कोई नहीं है, यानी कि ये भी ज़रूरी डिस्क्लोजर्स हैं। क्या जी, मैंने कुछ 1-2 कल पढ़ाए थे। पहला, ये पहले से ही पढ़ाए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल किसे कहते हैं? टाइटल कहते हैं नाम, आपके नाम पे नहीं है या आपके नाम पे है लेकिन आप आगे किसी को नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐसी पाबंदी हो सकती है, ठीक है ना। यानी मिसाल के तौर पे आपने अब ये ना FAR 2 में बाकायदा, ये कंपनीज एक्ट ने बाकायदा इसके ऊपर कहा हुआ है कि लिख के बताओ। मिसाल के तौर पे आपने कंपनी के पैसों से एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, आपने जनाब 10 लाख का 1 एकड़ खरीदा, अपनी फैक्ट्री के साथ ही एक जगह थी, बिल्कुल साथ लगती थी, उसका जो है वो 30 लाख रुपए का आपको एकड़ मिल गया। मिसाल के तौर पे आपने वो एकड़ खरीद लिया, 30 लाख पे कर दिए, एकड़ खरीद लिया, ठीक है। जब उसको नाम लगवाने गए तो पता चला जी वो तो केस चल रहा है, एक और बंदा आ गया था, ये तो मेरा है। अब कोर्ट में केस चल रहा है, अब टाइटल के ऊपर क्या आ गई? रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है कि आपके नाम पे नहीं है, आपके कब्ज़े में हो जाती है चीज़। कहीं पे ऐसा होता है आपके कब्ज़े में नहीं है, आपके नाम में आ जाती है। कहीं पे दोनों ही नहीं होते। तो कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो, रेस्ट्रिक्शन हो टाइटल के ऊपर, तो आपने कुछ नहीं करना, लिख के बता ज़रूर देना, क्योंकि आपके पैसों से, कंपनी के पैसों से आपने एक चीज़ खरीद तो ली, पैसे खर्च दिए होते हैं ना आपने, तो फिर आपको बताना पड़ता है। आपके कोई एसेट, हाँ आपका कोई एसेट है जिसके टाइटल पर रिस्ट्रिक्शन है किसी भी तरह की, तो वो अपने यूज़र को बताएं। कहाँ बताएंगे?
सब नोट्स में। कहाँ बताएंगे? अच्छा, आप कब बताएंगे ये बात? ये तो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि ये एक डिस्क्लोजर है लाजमी वाला MCQs के लिए। बाकी पर्चे के न्यूमेरिकल यानी कि बड़े सवाल की हद तक ये कब, ये इसकी क्या नहीं, इसकी क्या हो सकती है, इसके अंदर जो है वो सिग्निफिकेंस ये हो सकती है कि सवाल के अंदर आपको PPE का नोट रिक्वायर किया हो और जो एडजस्टमेंट्स हो उनमें एक लाइन ये भी लिखी हुई हो कि द लैंड इंक्लूड आ प्लॉट ऑफ लैंड हुज टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड। अब ये आपके सवाल में लिख दे तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है आपके नोट के सोल्यूशन के ऊपर? पूरा नोट मेन बॉडी में अकाउंटिंग की कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। हाँ, उस लाइन को उठाना है, उठा के एज इट इज सब नोट्स में लिख देना। यानी अगर इनमें से कोई भी लाइन आपको लिखी हुई नजर आ जाए तो उसका आपकी अकाउंटिंग पे कोई असर नहीं पड़ना। आपने फिर क्या करना है, उनको जस्ट सब नोट्स के अंदर लिख देना है जैसे उसने लिखा हुआ। अभी तक ये आया नहीं कभी, लेकिन आ तो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का एक सवाल है, फिर वो किसी वक्त दिखा दूंगा। उसके अंदर जस्ट ये लिखा हुआ है कि नहीं, वो तो खैर कमिटमेंट वाला है, वो कमिटमेंट वाला है कि फ्यूचर में हमने कमिट किया है कि हम फलां चीज़ खरीदेंगे, अगले साल हमने वो फलां चीज़ खरीदनी है, अभी खरीदी नहीं है, तो वो भी आगे लिखा हुआ है। एनीवेज, ये क्या है जी? रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल। समझ आते हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल समझ आते हैं? करोगे क्या इसको? करोगे क्या? कहाँ लिखोगे? सब नोट्स में लिखता जाता हूँ, बल्कि यूँ कर लें, ये कहाँ पे लिखोगे आप? ये सब नोट्स में। ये भी सब, यानी कि मेन नोट की बॉडी तो मैंने ऊपर बना दी ना, मेन नोट की बॉडी तो ऊपर ही है। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे लिखोगे आप? सब नोट्स में। अच्छा, मतलब कि इनमें से कोई चीज़ आ जाए तो मुफ्त के नंबर है, मुफ्ता लगाना है आपने बस। तो एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट, यानी कि एग्जिस्ट करती है रिस्ट्रिक्शन टाइटल पे, और अमाउंट कितनी है रिस्ट्रिक्शन की। तो बहरहाल रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल हो और रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल नहीं है, चीज़ आपकी है। मिसाल के तौर पे आपका प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री है पत्तों की में आपकी चल रही है, आपने एक बैंक इधर HBL से लोन लिया, HBL ने कहा अपना कोई एसेट हमें सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रखवा दो, प्लेज करा दो। तो आपने कहा अच्छा, हमारी पत्तों की वाली फैक्ट्री जो है उसका वो प्लांट 1, उसमें 4 प्लांट्स लगे हैं, चार प्लांट यानी कि 4 यूनिट्स लगे होते हैं। कभी आप जाओगे ना, क्या आपके बात ऐसे यूनिट्स लगे होते हैं, तो एक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। मैंने कहा जी यूनिट 1 की जो प्लांट मशीनरी है वो आप एज अ सिक्योरिटी प्लेज कर लें और हमें ये लोन दे दें। अब वो प्लांट एंड मशीनरी आपकी ही है, बैंक की नहीं है, लेकिन एज अ सिक्योरिटी किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट प्लेज तो है ना। तो अगर ऐसा है तो डिस्क्लोज करो लाजमी। अच्छा, अब अकाउंटिंग पे कोई असर नहीं पड़ना, जो आपका PPE है उसी में ही आपका ये प्लांट मशीनरी में नजर आ रहा, आपका ही प्लांट मशीनरी है, लेकिन यूजर को सिर्फ ये बता दो कि आपने एक लोन लिया हुआ जिसके अगेंस्ट इनमें से एक प्लांट जो है वो क्या है, प्लेज्ड है एज अ सिक्योरिटी फलां बैंक से फलां लोन के अगेंस्ट। अब आपने कब इसको लिखना है, कब लिखना है? बोलो बोलो, दिलेरी से बोला करो। जब सवाल में ये लाइन आ जाएगी तो उठा के उसको सब नोट्स में लिख दोगे, नहीं आएगी तो नहीं लिखोगे। आपको थोड़ी ख्वाब आना है, खुद से नहीं अज्यूम करते ना। अज्यूम, आई हैव अज्यूम्ड सम डिटेल्स, नीचे डिटेल सब नोट्स में लिखा हुआ है, प्लांट इज प्लेज्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैंड, टाइटल के ऊपर लैंड के टाइटल पर रिस्ट्रिक्शन। ऐसे खुद से नहीं अजम्पशन लेनी। जो सवाल के अंदर अगर ऐसी बात लिख दे तो आपने उठा के एज इट इज को कहाँ लिख देना है? सब नोट्स में। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल हो या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लाइबिलिटीज हो, तो आगे लिखा भी हुआ है, क्या कर दो? नरेट। क्या करो? नरेट, अंग्रेजी में लिख दो। फिर ये मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आपने कोई अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इन कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, के एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन, मतलब कोई एक्सपेंस आपने, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन कैरिंग अमाउंट, यानी आपने एसेट की कॉस्ट के अंदर, जिसको हम कहते होते हैं, आपने कोई एक्सपेंस ऐड किया उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो वो भी बता दो। मतलब ये जिसको मैं कह देता हूँ मूवमेंट इन वर्क इन प्रोसेस, जैसे किया था हम, वर्क इन प्रोसेस की मूवमेंट दी थी ना, ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो वो भी आपने क्या करना है, जो एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया इन कैरिंग अमाउंट इन कोर्स ऑफ, यानी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट हो तो उसके अंदर आपने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उसकी कैरिंग अमाउंट में, यानी एसेट में कैपिटलाइज किया है, वो बता दो। तो उसके लिए मैंने बड़ा आसान सा काम बता दिया था आपको। हमने कहा था जी ओपनिंग CWIP, एडिशन, फिर ट्रांसफ़र टू PPE और क्लोजिंग CWIP। तो CWIP तो कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो कंस्ट्रक्शन, इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी आपने कैपिटलाइज किया वो एडिशन में आ तो जाता है। तो इस तरह से हम ये काम कवर कर लेते हैं। अगर कभी आ जाए सवाल में डेटा
तो मैंने सब नोट कहा था उसका बना लेना, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स। कौन सा कौन सा? हाँ, तो उसमें हमने ऐसे ही नोट बनाया था, फैम वाले सवाल में था, नोट्स में बनाया था, बनाया बाद में था। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ वही जी, मैं अभी दिखा देता हूँ, दूर की बात नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने उसकी मेरे चांद में दिखाता हूँ, मैंने किया था ये। एक मिनट भाई, देखो आपस ना लग जाया करो, मेरे फौजी आपस ही लड़ पैंदे ने, उन्होंने तो फौजी भी आपस ही लड़ पैने सुने। अच्छा, ये फैम, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यही सवाल कह रहे हो आप? फैम वाला सवाल ही था ना, क्वेश्चन बैंक का सवाल। ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये इन्फॉर्मेशन थी ये कि ये एसेट 91 रुपये की क्या आ रही, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यही सवाल है, याद यही आ रहा था। अच्छा, इसमें ना वो हमने फिर अगले दिन या 2-4 दिन 5 दिन बाद जाके ये मूवमेंट बनाई थी। ओपनिंग है, एडिशन है, ट्रांसफ़र टू पीपी और क्लोजिंग है, ये किया हुआ, ठीक है। ये आप मुझे बताना, ये मेरे पास तस्वीर उन्होंने मुझे भेजी, बल्कि नहीं, उनके पास अहमद को बुलाओ ना, ये तस्वीरें जो मुझे दिया करे, इनके ग्रुप में भी फेंक दिया करे ये जो तस्वीर में। लेकिन मसला ये है ना कि जो मुझे तस्वीर देते हैं ना वो कंप्लीट नहीं होती असल में। अब ये कंप्लीट है, ये तो खाली जगह थी तो हमने बाद में भरी है, तो इसा ले लिया करो, फिर खुद ही ले लिया। ये पिक्चर लेनी है तो फिर अब इसकी पिक्चर कहाँ से लेने की, वो तो तब ली थी, वहम पड़ गया तुम्हें। नहीं हो सकता, कैसे ना हो, वहम का कोई इलाज नहीं है। उस वक्त तुमने हो सकता है छोड़ा हो इसको, हो सकता है तुमने इसकी तस्वीर छोड़ी हो, ज़रूरत नहीं है। सवाल भी किया हुआ है, तुम लोगों को आता है, ठीक है, नहीं छोड़ा होगा, इतने तुम लोग अच्छे हो नहीं। जल्दी करो, मैंने अप्रूवल करा दो, जल्दी करो। मैंने दिखाना ही नहीं है आप लोगों को ये, ठीक है, चलो भागो नसो। मतलब इतना वहम करते हैं ना ये लोग। तुम लोग कैसे हो सकता है कि तुमने उस वक्त छोड़ा हो तस्वीर को? सही नहीं आई। अभी जब मैं क्लास ऑफ करूंगा तो ये, बल्कि क्लास के बाद मैं लैपटॉप उठा लेता हूँ किसी वक्त ऐसे, जब भी मैं कहीं बैठा होता हूँ, मुझे बस, मैं आपको टाइम बता देता हूँ आज, ठीक है। इस क्लास के बाद 10 मिनट मैं ऊपर छोटे रूम में होता हूँ, उसके बाद फिर 10 मिनट, उसमें 2 बजे के बाद मैं होता ही इधर हूँ। किसी वक्त आओ, लैपटॉप यहाँ पढ़ाओ, किसी क्लास में पढ़ाओ, ओपन करो, ताड़ा ही है, खुली किताब है ये मेरा तो लैपटॉप, मेरी तरह फ़ोटो खींच लिया करो आके। अच्छा जी, ये देखो जी, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट, क्या मतलब? हमने आज खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस वक्त 2000, मैं नोट बना रहा हूँ जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, चलो 25 तो भी चल रहा है, 24, मैं नोट बना रहा हूँ, इस साल का एंड का नोट बना रहा हूँ। और मैंने एक एग्रीमेंट किया है, 2025 में मुझे एक प्लांट रिसीव होगा जर्मनी से, ठीक है। हमने 500 करोड़ का एक प्लांट, ज़्यादा नहीं हो गया, कम करें, 50 करोड़ का हमने एक प्लांट जो है वो इंपोर्ट करना है। हमने एग्रीमेंट कर लिया है, हमारा एग्रीमेंट हो गया है, अभी पेमेंट वगैरह कोई नहीं हुई, और प्लांट ने आना है अगले साल 2025 के अंदर जाके, कहीं अप्रैल मई में जाके आना है। लंबा प्रोसीजर है, बड़ा सारा प्लांट है, कई हिस्सों में आएगा, तो अभी तक वो प्लांट आया नहीं। लेकिन इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि 50 करोड़ का एक प्लांट हमारा अगले साल हमारे पास होगा। इस साल कोई एंट्री उसकी नहीं है, क्योंकि कोई पैसे पूसे भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कोई पैसे पे करेंगे तो ही एंट्री होगी, चाहे एडवांस भी हो, कुछ भी नहीं अभी हुआ, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन हम अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को या प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को, यानी कि कोई इन्वेस्टर आ रहा है या कोई जाना चाह रहा है, यानी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये बताना चाहेंगे कि अगले साल 50 करोड़ का एसेट आ रहा है, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले आ जाएं आने वाले, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो भाग जाएं कि यार पैसे तो सारे ला रहे हैं, डिविडेंड तो लबना कोई नहीं, लंबे अरसे के लिए होते हैं ना, हर एक की अपनी इन्वेस्टमेंट की जो है वो नेचर होती है। कोई बंदा किचन चला रहा है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके, कोई बंदा कहता है नहीं ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की शादी के लिए ये शेयर्स पड़े हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मुख्तलिफ लोगों की इंटेंशन होती हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप यूज़र को बता दें कि अगले साल एक इस तरह का मामला होने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड, सही है, कोई ऐसी बात। अब ये कब करोगे? बैठ के सोचोगे, अज्यूम करोगे?
मे बी देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल, आई हैव अज्यूम्ड सम सब नोट्स, है ना? ऐसे करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। कहते हैं हाँ नहीं करना, पर्चे में अगर ये लाइन लिखी हो तो एज इट इज उठा के लिख दो, ठीक है? कोई कंप्यूटर खरीदने का, मैं मिसाल देता हूँ, अल्लाह करे वो सवाल ऐसे ही हो जैसे मैं सोच रहा हूँ। ये सवाल शायद मैं करवाता नहीं होता, ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें एक अच्छी एडजस्टमेंट है जो सिर्फ मैं रेफ़र कर रहा हूँ, गेम्स के नाम से होगा ये जनाब, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये देखो, GL मेड कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट विद अल करीम कंप्यूटर टू परचेज 6 कंप्यूटर्स फॉर 20,000 एंड टू बी डिलीवर्ड ऑन प्रेमिसेस ऑन 1 मई 16। नोट बना रहे हैं, अच्छा 31 मार्च 17 और कंपैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कि 16 भी बनाना है। अब 31 मार्च 16 वाले नोट के अंदर ये कमिटमेंट शो लिखनी पड़ेगी, ये कमिटमेंट लिखनी पड़ेगी। अल्लाह करे लिखी हो हूँ आकाई के अब द क्वेश्चन बैंक के, इस सवाल में ऐसे करवाता नहीं होता बाय द वे। 6वां ये कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू एक्वायर PPE एट द एंड इज ₹0 इस साल में नहीं है, लेकिन 16 के लिए ये देखो, एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटर 1,20,000, बस ऐसे लिख देना। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है तो ज़रूरी नहीं कि प्लांट एंड मशीनरी की हो और बहुत बड़ी हो। अब एक रूल बन गया तो बन गया, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है टू फॉर एक्विजिशन ऑफ PPE, तो अब वो जितना भी अमाउंट गया फिर वो कोई थ्रेश होल्ड कोई नहीं है। 1,20,000 कंप्यूटर खरीदने हैं 2016 के अंदर, आपकी कमिटमेंट थी 17 में, तो वो आ गए थे ना, इसलिए 17 के अंदर नील है। लेकिन कंपैरेटिव में नोट बनाना, एक मेरे सामने एक दिमाग में आया कि एक जगह पे कहीं पे ये है एडजस्टमेंट ICAP के सवाल में, वो यही है बस। तो क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 16 में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि हमने एक्वायर करने हैं कंप्यूटर, 17 में आएंगे, 16 में आए तो नहीं ना, तो 16 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट डाल दो, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू एक्वायर, बस जो वहां पे लिखा हो वही यहीं पे लिख दो। ये भी लिख सकते हो आप, वी हैव एन एग्रीमेंट टू एक्वायर कंप्यूटर फ्रॉम अल करीम, जैसे वहां लिखा होता है यहाँ पे अमाउंटिंग एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटर अमाउंटिंग टू ₹1,00,000, जो वहां लिखा हुआ यहाँ पे लिख दो बस। बेटा अभी 16 में तो कैश पे नहीं किया या नहीं किया उससे कता नजर, एसेट जब तक आएगा नहीं PPE में तो डेबिट नहीं ना हो सकता। तो हम ये कह रहे हैं PPE में डेबिट नहीं हुआ लेकिन आ रहा है अगले साल डेबिट होने, बता दो, ठीक है बेटा। वो असल में ना अब फिर सवाल पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो ये है कि 31 मार्च 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 और फिर 31 मार्च 2017। असल में ये सवाल इस तरह से पूरा है, हूँ पूरा सवाल पढ़ लो फिर, नील क्यों लिखा हुआ है। अब हम 17 के साल में खड़े हैं तो यहाँ तक ये एसेट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो आना यहाँ पे था एसेट, तो इस साल के एंड पे खड़े होकर अभी वो कॉन्ट्रैक्ट था, अभी वो आया नहीं था, इसलिए इस साल के लिए वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है, अगले साल में तो नहीं है ना। तो वो कोई 1 साल वाला होता तो इसलिए मैं वो दिखा देता आपको। बहरहाल वो नील क्यों लिखा हुआ है इसको छोड़ो, मैं कहता हूँ कितने गया, मैं तुम्हें सीधा कर देता हूँ, वरना पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा ना। एक केड़ा सवाल है यार, मुझे भी नहीं याद, अब मैं वो ढूंढ रहा हूँ खुद। ये फिर कौन से सवाल ओपन हो गए, ये क्वेश्चन बैंक का, ये पता नहीं क्या ओपन हो गया उस्ताद, ये प्रैक्टिस पास पेपर्स हैं। ओ यार, मैं क्वेश्चन नंबर को छोड़ो, तुम क्वेश्चन नंबर जाके ना देखो तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मतलब की चीज़ बता देता हूँ जो तुम्हारे मतलब की है। ये देखो, ये देखो, मैं सीधा कर देता हूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स टू एक्वायर PPE एट द एंड ऑफ 2016 इज इतने, ठीक है, ये लो। अब ठीक है, असल में 2 साल है ना, तो जिस साल के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है उसी साल में, एट द एंड ऑफ ईयर 2016 आर रुपीज़ इतने, अल्लाह खैर। मतलब अगर सवाल के अंदर ऐसी लाइन लिखी हो जिस साल में, तो बस वो लिख देना, ओके। चलो, एक लाइन भी समझाने के लिए कितना खज्जल करते हैं मुझे, बस सब नोट्स में लिख देना, मुका दो यार। एक्रूअल मुझे लगता है MCQs बस 1-2 ही बरकत के लिए छेड़ दूंगा, उसके बाद फिर हाँ बरकत के लिए छेड़ के फिर एक्रूअल पे चलेंगे। एक्रूअल पे आधा घंटा भी बहुत है इंशाल्लाह। आज पहला दिन आपने किया वो भी तो है ना, लेकिन फिर भी मैं 2.5 लेक्चर लगाता हूँ, आधा दिन ये, और अब अगर मैंने आधा करके किया तो फिर जाहिर है वो 3 दिन चलता रहेगा। रोज़ 1 घंटा करना है तो 3 दिन चलेगा, और अगर एक ही दफ़ा कर दें तो 2 दिन में 1.5 दिन में ख़त्म हो जाता है, पर वो करता नहीं हूँ ऐसे। पढ़ो जी इधर,
द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ पीपीई, कमिटमेंट है, अभी कमिट किया है, एग्री किया है, खरीद लिया होता तो वो तो पीपीई में डेबिट हो जाता है ना, जो कमिटमेंट होती है वो बतानी है, ठीक है। इफ इट इज़ नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, अगर इनकम स्टेटमेंट में आपने अलग से नहीं बताया तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज फॉर आइटम ऑफ पीपीई दैट वर इम्पेयर्ड, लॉस और गिवन अप दैट इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। वो कहता है कि अगर आपने इनकम स्टेटमेंट में अलग से नहीं बताया, जैसे मिसाल के तौर पे आपका प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, अब वो डिस्ट्रॉय हुआ तो आपने उसकी एंट्री क्या की, पीपीई डेबिट, 100 रुपये का एसेट था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लेट से जैसे 40 रुपये था, और इंश्योरेंस वालों ने कैश दिया, ठीक है, इंश्योरेंस वालों ने कुछ कैश दे दिया। ये हिल क्यों नहीं रहा अपनी जगह से, ये भी क्या, ये भी जिद मार गया, हुन नस पे। चलो खैर समझ तो आई गई होगी आपको, चलो ज़ुबानी समझो फिर तब तक। वो कह रहा है कि आपने एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जला दिया या चोरी करा बैठे, अब इंश्योरेंस कराई हुई थी तो कैश आ गया उससे तकरीबन 30 रुपये का, अब बाकी पीएनएल के अंदर क्या चला जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको एक नॉर्मल लॉस हुआ हो और आपको इंश्योरेंस वाले इतने पैसे दे दें कि आपको गेन आ जाए, ये कभी नहीं होता नॉर्मली, वरना हर कोई जला के एसिड बेचे। जब एसिड नहीं बिक रहा तीली लाओ, एसिड जलाओ, इंश्योरेंस वाले आएंगे, ज़्यादा पैसे देंगे, गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो बहरहाल अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कहीं अलग से पीएनएल में नहीं बताया गया तो वो अमाउंट जो आपको रिकवर हुई है अगेंस्ट इम्पेयर्ड एसिड, जल गया है ना तो इम्पेयर भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही चला जाए इम्पेयर, कुछ वैल्यू कम करके भी चलता रहता है। बहरहाल अगर आपको अलग से नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन पीएनएल, अगर इनकम स्टेटमेंट में अलग से नहीं बताया हुआ तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज फॉर आइटम ऑफ पीपीई दैट वर इम्पेयर्ड, लॉस्ट और गिवन अप दैट इज इंक्लूडेड इन पीएनएल। कहता है कि पीएनएल में जो इम्पेयर या लॉस या गिवन अप हुए, मतलब जो एसेट आपके जो है वो ज़ाया हो गए, वो रिकवरी कोई थर्ड पार्टी से हुई है, उन एसेट्स की मद में अगर अलग से कहीं नहीं बताई हुई तो यहाँ पे बता दो। यानी कि अगर आपको कोई नॉर्मल वे से डिस्पोजल आ रहा हो सवाल में और उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस की अमाउंट आ रही हो तो सब नोट में वो लाइन लिख देना बस, अगर आ जाए तो। आज तक कभी आया नहीं, ये भी लाजमी डिस्क्लोजर्स थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे आपने शो कर देने, तो सब नोट्स के अंदर ये शो करने हैं। ये आज तक कभी आए नहीं, नोट ऑलरेडी इतना हैवी होता है, आई कैप 15 से 18 नंबर का देता है, उसके बाद ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालता, लेकिन एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो पहले वाला नोट तो आपको याद करना नहीं पड़ा, अगले वाले नोट भी आपको याद करना नहीं पड़ रहा, ये सिर्फ याद करने पड़ेंगे और ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, सवालों में आते नहीं है, ठीक है। तो एडिशनल डिस्क्लोजर जो लाजमी है कौन कौन से हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल हो या कोई प्लेज किया हो एसेट एज अ सिक्योरिटी बताओ, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट हो बताओ, फिर कोई कैरिंग अमाउंट में एक्सपेंस रिकग्नाइज किया है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट बताओ, फिर अगर अलग से डिस्क्लोज नहीं किया हुआ पीएनएल के अंदर तो कोई कंपनसेशन है, मैं सिर्फ इसको कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर आइटम ऑफ पीपीई दैट वर इम्पेयर्ड और लॉस, ठीक है, बस उसके बारे में बता दो। यहाँ तक समझ आया। तो अगर ऐसी कोई बात सवाल में लिखी हो तो आपने क्या करनी है, सब नोट में कॉपी पेस्ट कर देनी है, कोई मसला। नेक्स्ट डिस्क्लोजर्स पढ़ा दिए सब नोट्स के अंदर। ये पहले दोनों मैंने कहा था, आपने नोट वो जो आपने सब नोट 1 बनाते हैं कि लास्ट रिवैल्यूएशन इस दिन हुई थी, फलां बंदे ने की थी, इंडिपेंडेंट है, फिर हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, फिर रीवन सरप्लस की मूवमेंट, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस पर, ऐसी कोई लाइन लिखी हो तो वो भी आपने वो रीवैल्यूएशन सरप्लस की जो मूवमेंट है ना उसके नीचे, वैसे तो आप सिर्फ मूवमेंट इन रीवल सरप्लस ही बनाते हैं, लेकिन अगर सवाल में ऐसी कोई लाइन लिख दे कि जी जो बैलेंस है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पे लॉ की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो ऐसी लाइन अगर लिखी हुई हो तो वही आप उसी सब नोट में जब मूवमेंट रिवन सरप्लस बनाए नीचे वो लाइन अंग्रेजी में लिख दें। ऐसा कभी हुआ नहीं, आज तक आया नहीं। बहरहाल ये भी सब नोट्स में लिखते हैं, और ये भी क्या हैं, ये भी लाजमी वाले डिस्क्लोजर्स हैं। ये देखिए, अगर पीपीई रीवैल्यूड अमाउंट पर है तो फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज, ऊपर भी मस्ट बी डिस्क्लोज, उससे ऊपर भी मस्ट बी डिस्क्लोज, यानी शैल बी डिस्क्लोज। तो ये सारे लाजमी वाले डिस्क्लोजर्स थे, ये सारे क्या हैं, लाजमी वाले डिस्क्लोजर। तो रीवैल्यूड अमाउंट पर अगर पीपी नज़र आ रहा है, यानी कि रीवैल्यूएशन मॉडल है,
तो फिर ये भी लाजमी डिस्क्लोजर से हमने पहले ही किए हुए। अब जो डिस्क्लोजर्स आते हैं वो एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं, वो लाजमी नहीं है, बल्कि वो क्या है, सिर्फ एनकरेज है। दे दें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, कोई आपको पाबंद नहीं कर सकता। पीपी के नोट में आपको ये देगा नहीं, क्योंकि कोई बच्चा कर ले डिस्क्लोज, कोई ना करे, दोनों को नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि IAS 16 ने तो कहा है कर लो तो अच्छा है, ना करो तो कोई मना नहीं है। तो बच्चा कह सकता है जी मुझे तो पसंद है कि मैंने ये नहीं डिस्क्लोज करना। इसलिए ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, बट हैं सही। लेकिन कौन से हैं जी? ऑप्शनल। ये कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जी? ऑप्शनल है। आपका दिल करे तो करें, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको कहा जा रहा है, आपकी मर्जी है तो करें। क्या है जी? IAS 16 एनकरेजेस, ठीक है, एनकरेजेस डिस्क्लोजर ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूजर्स के लिए वो माइट बी एज यूजर्स माइट फाइंड इट यूजफुल, कि यूजर्स के लिए यूजफुल हो सकती है। क्या जी? अगर कोई टेम्परेरीली आइडल पड़ा है प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट कोई आइटम टेम्परेरीली आइडल पड़ा है, डिस्क्लोज कर दो। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर ईयर एंड हुआ, पिछले 3-4 महीने से हमारा एक प्लांट जो है वो बंद पड़ा है। क्यों जी? वो जी लेबर स्ट्राइक पे है, वो जी वो जिस चीज़ को बना रहे थे वो रॉ मटेरियल यूक्रेन से आता था, वॉर चल रही है, साल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम हुआ पड़ा जिस वजह से टेम्परेरीली आइडल है, वो चीज़ें बेहतर होंगी तो वो चल पड़ेगा प्लांट। अभी फिलहाल तो आइडल पड़ा है ना, अब डेप्रिसिएशन तो उसकी चार्ज हो रही है, लेकिन आइडल पड़ा या नहीं पड़ा यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के तो नहीं पता लगेगा। तो बता दो, अगर कोई टेम्परेरीली आइडल प्लांट है आपका, पीपी का कोई आइटम टेम्परेरीली आइडल पड़ा है, मतलब वेला पड़ा है, एक्टिव वर्क एक्टिव यूज में नहीं है, लेकिन आपने हेल्ड फॉर डिस्पोजल भी नहीं किया, आपने करना है यूज, टेम्परेरीली आइडल है, कोई हालात है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, लेबर नहीं मिल रही, कोई ऐसे हालात है, सीजनल मामला है, आपका नेचर ऐसी है उस बिजनेस की, उस प्लांट की, कि वो सिर्फ सर्दियों के अंदर चलता है, और वो आइसक्रीम तो सर्दियों में नहीं होगी, गर्मियों के अंदर चलता है आइसक्रीम, वैसे गर्मियों सर्दियों में आइसक्रीम होती है, कोई ऐसी चीज़ हो मतलब जो सिर्फ जो है वो किसी एक सीजन में चलती है, तो वो उस सीजन की वजह से भी फिलहाल बंद पड़ा है, टेम्परेरी आइडल है, तो बता दो। ओके, एनकरेज्ड। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर को फुली डेप्रिशिएटेड पीपीई है, तो उसको आपको पता है ना, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट पीपीई का क्या मामला होता है। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का मसला क्या है कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, उसके अंदर जो है कॉस्ट के अंदर उसकी कॉस्ट पड़ी होनी है, बोलो, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ी होनी है, ठीक है। और उसकी बुक वैल्यू तो ज़ीरो है, लेकिन वो जब तक बिकेगा नहीं, वो कॉस्ट में से अपनी कॉस्ट नहीं निकालता और अक्यूमुलेशन निकालता। मतलब बहुत सारे एसेट्स में एक फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है जिसकी बुक वैल्यू तो ज़ीरो है, लेकिन वो पड़ा है अभी। अब उसके बारे में क्या बताओगे? उसकी बुक वैल्यू से तो पता ही नहीं चलेगा, उसकी क्या बतानी ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या चीज? मतलब कॉस्ट अगर मॉडल वाला है तो कॉस्ट, और रीवैल्यूएशन मॉडल वाला है तो रीवैल्यूड अमाउंट। वो बताओ, वो बता दो किसकी? ऐसे एसेट की जो फुली डेप्रिशिएटेड है लेकिन स्टिल इन यूज है। अकाउंटिंग पे कोई असर नहीं पड़ना, डेप्रिसिएशन निकालते हुए जो तरीका है वो आपको सिखाया हुआ है। डिस्क्लोजर के लिए अगर कोई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट आ जाता है तो डिस्क्लोजर के लिए आपने वो उसको लिख देना है, और लिखोगे कहाँ पे? सब नोट्स में। भाई मेन नोट की बॉडी खत्म हो चुकी है, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ चुके हैं, उसके बाद जो आपके लिए प्रैक्टिकली जो पर्चे में आने वाली चीज है वो भी आप ले चुके हैं। ये भी सवालों में नहीं देखे मैंने आज तक, आई कैप ऐसी कोई चीज डाल दे तो एहतियातन बता दिया, उठा के सब नोट में डाल देना, ये भी आज तक सामने नहीं आए। कभी आ जाए तो सब नोट में डाल देना। अगर कोई फुल एसिड है तो उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ, ठीक है। और अगर कोई रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज जिस पे IFRS 5 लगता है, मैंने कहा था कि आपने अपना वो कूलर उतार के ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, चलाने के लिए, यूज के लिए नहीं रखा हुआ, कोई आता है तो दिखा देते हो, या आपने अपना प्लांट उतार लिया और अपने ग्राउंड में रख दिया है, कोई कबाड़िए जो आते हैं उनको दिखाते हैं रेट लगवाने के लिए, एक्टिव यूज से हटा लिया है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, तो उसकी क्या बताओ? उसकी बुक वैल्यू बताओ। उसकी क्या बताओ? इसकी बुक वैल्यू बताओ, यानी कैरिंग अमाउंट। इसकी क्या बताओ? बुक वैल्यू। जबकि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की क्या कह रहा है? कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट बताओ। ये क्या वजह है? ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की क्यों नहीं उसने कहा बुक वैल्यू बता दो? हाँ, उसकी बुक वैल्यू तो जीरो होती है। तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट कोई है यूज में, अब फुली डेप्रिशिएटेड हो गया है, उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ। और अगर कोई हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, ये आपका आ ही नहीं सकता, आपके सिलेबस से बाहर है। बहरहाल कोई हेल्ड फॉर डिस्पोजल एक्टिव यूज से हटा लिया, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, उसकी क्या बता दो?
बुक वैल्यू। और अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो फेयर वैल्यू भी बता दो अगर वो मटेरियल डिफरेंट है। हैं? क्या जरूरी है ये? क्या कोई मदर का रेड आपको कह सकता है कि आप कॉस्ट मॉडल यूज करते हो फेयर वैल्यू पर लेके जाओ एसेट को? लेके जाने का कोई नहीं कह सकता। अच्छा, फिर क्या ये जरूरी है कि आप कॉस्ट मॉडल पे हो तो फेयर वैल्यू लाजमी शो करो? लाजमी वाला भी नहीं है, बल्कि एनकरेज्ड है। कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं, करी जाओ, कोई आपको मना नहीं कर सकता। हमारा मशवरा है, अगर आपकी फेयर वैल्यू कॉस्ट से मटीरियली डिफरेंट हो रही है, मेहरबानी आपकी अगर आप बता दोगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये क्या है? एडिशनल डिस्क्लोजर जो कि एनकरेज्ड हैं बाय IS 16। ठीक है, याद रह जाएंगे। चलो बस कहानी खत्म। कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, फेयर वैल्यू ऑफ PP व्हेन दिस इज मटीरियली डिफरेंट। ठीक है जी, चलो ये बस रीड ओनली कर लेना। अल्टरनेटिव नेम्स मैंने कहा था कि आपने लिख लेने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जल्दी से ज़रा देख लें थोड़ा सा। पार्ट 2 शुरू करना है। पार्ट 2 में तो हम अक्रूवल शुरू करेंगे। 2 मिनट और दे दो मुझे। ऐसे ही ना मेरा दिल है ज़रा, ऐसे ही ज़रा 2-3 MCQ तो कम से कम एक तो कर लेना। 45 पेज नंबर 286 पे 45 MCQ नंबर 45 पहुंच गए सब? अब आप MCQs करें। अब जो नहीं MCQ समझ में आएगा वो आपकी कमज़ोरी है। अब मेरी तरफ से कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड का कोई MCQ भी नहीं है, कोई सवाल भी शायद नहीं है, इसलिए वो मैं करा तो दूंगा। फिलहाल आप तैयार हैं इस चैप्टर में। When item of PPE are stated at revalued amount, which of the following disclosure shall be made? Any restriction on distribution of revalued surplus to shareholders? सही है, अभी पढ़ के आ रहे हैं। Carrying amount of temporarily idle, नहीं, ये revalued amount वाला नहीं था, ये तो encouraged वालों में था। ऐसे ही है। The gross carrying amount of fully depreciated asset, नहीं यार, वो क्या कह रहा है? When item of PPE are stated at revalued amount, which of the following disclosure shall be made? All of the above? नहीं, मतलब सिर्फ A। इस तरह से अब आपको डिस्क्लोजर्स पढ़े हुए थे तो पता लग गया। अगर ना पढ़े होते तो क्या करते? समझते कि शायद हमने पढ़ा नहीं है, रीवैल्यूड एसिड के अंदर भी ये वाले डिस्क्लोजर्स होते होंगे। शायद पढ़ा नहीं है ना। पढ़ा ना होना भी एक नुकसान की बात क्या है? आसान बात भी बंदा शक के अंदर गलत कर बैठे। हो सकता है ऐसा हो कि रीवैल्यूएशन मॉडल में भी ये डिस्क्लोजर देने होते हो। नहीं मिल रहा बेटा? क्या नहीं मिल रहा? डिस्क्लोजर वाला सफ़ा नहीं मिल रहा। मैं खोल देता हूँ। यहां से देख लें। वैसे देखने की जरूरत तो नहीं थी, याद ही हो गए अब तो हमें, बहरहाल फिर भी। हाँ जी, जा रहा हूँ भाई। ये वो कह रहा है MCQ में, कहता है आई कैप अपने MCQ में, आई कैप का MCQ है कि जब एसेट को रीवैल्यूड अमाउंट पे आपने रखा हुआ है तो उसके लिए ये डिस्क्लोजर देने हैं। अब पहले नंबर पे कहता है एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस टू शेयर होल्डर्स, ये तो इसमें है, मैंने टिक कर दिया। फिर कह रहा है टेम्परेरीली आइडल है तो बताओ, फुली डेप्रिशिएटेड, यही तुझे बोला हुआ, वो बताओ। क्या ये रीवैल्यूड एसेट के लिए ज़रूरी वाले डिस्क्लोजर्स हैं? नहीं ना, तो ये धोखा दे रहा था वो। ठीक है, ये तो एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं जो एनकरेज हैं। ये रीवैल्यूड एसिड यानी रीवैल्यूड मॉडल वाले एसिड के लिए ज़रूरी नहीं थे। ठीक है, तो सिर्फ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलें जी, अब उसके अलावा ज़रा कोई एक आधा ऐसा आप बता दें। मैंने सारे होमवर्क में दिए थे या कुछ दिए थे? सारे। तो इनमें से अब वापस चलते हुए ज़रा चलते हुए बताएं, इस पेज पे कोई ऐसा MCQ जो आपसे ना हुआ हो? इस पेज पे कोई ऐसा MCQ मुझे बताएं ना कि जो मैं करवा दूं, जो आपको ना, आपका ना हो रहा हो। शायद अब हो भी जाएंगे। कौन सा कोई एक आधा तो बता दो। किस किस बच्चे ने सारे MCQs ट्राई किए हैं? अच्छा, ऐसा करे, बाकी थोड़ी सी गैरत करें। ठीक है, और ये MCQs अब सारे करने हैं आपने। मैं सारे गो थ्रू करूँगा,
न्यूमेरिकल वाले मैं नॉर्मली नहीं करता, कोई एक आधा मुझे जो पसंद आएगा वो मैं ज़रूर करूँगा, एक आधा जो मुझे पसंद आएगा, ताकि आपको मैं फिर बता सकूँ। मैंने पहले भी टेस्ट के अंदर 1-2 MCQs किए हैं डिस्कस, फिर भी एक MCQ की वर्किंग करके मैं बताऊंगा आपको कि एक ही MCQ से 4-5 बन सकते हैं। वैसे ये रेजुअल वैल्यू वाला आपने नहीं पूछा, खैर 44 देखो ज़रा, अब समझ आ गई है। एन एसेट वॉज परचेज ऑन जकम जनी 17 फॉर 100 मिलियन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 6 साल एंड रेजुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। ये तो नहीं, ये नहीं कोई रेजुअल वैल्यू। हाँ ड्यूरिंग 19 एन एंटी परचेज द मशीन फॉर 20 टू बी यूज फॉर 6 ईयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट रेजुअल वैल्यू। देखो MCQ आ गया, आई कैप का है, ये गलती से यहाँ अटैम्प्ट नहीं लिखी हुई, ये काफ़ी सारे आई कैप के हैं इधर से, लेकिन वो अटैम्प्ट नहीं लिखी उन्होंने। खैर चलें, 15 मिलियन कैन बी करंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ मशीन इन प्रेजेंट कंडीशन। नहीं, प्रेजेंट कंडीशन नहीं, 5 साल पुरानी 6 साल पुरानी मशीन की आज वाली कीमत है रेजुअल वैल्यू, तो प्रेजेंट कंडीशन वाला तो नहीं है। 4 मिलियन कैन बी करंटली ऑब्टेन, आज मिल सकते हैं, कबाड़ी के पास गए खड़े हैं, आज मिल सकते हैं फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अ 6 ईयर ओल्ड। हाँ यही लग रही है मुझे तो यही लग रही है। चलो खैर आगे भी देख लेते हैं, हो सकता है हमारा ज़हन अभी बदल भी जाए। 18 मिलियन कैन बी ऑब्टेन इन 25, नहीं ऑब्टेन इन 25 नहीं, ऑब्टेन इन 25 नहीं, आज की बात हो रही थी। 7 मिलियन कैन बी ऑब्टेन इन 25 फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अ, नहीं 25 में जाना ही नहीं है, करंटली ऑब्टेन करना है, करंटली ऑब्टेन करना है। पहले दो में करंटली ऑब्टेन वाला तो सही है, लेकिन कौन सी मशीन, जो नई हो या जो 6 साल पुरानी हो, तो इसलिए ये अब देखो एक डेफिनेशन रहती थी, वो नहीं पड़ी हुई थी, तो ये MCQ नहीं हो रहा था परचे, तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते हम। खैर चलें, अब मेहरबानी करनी है तुसी, ठीक है ना। ये 3 MCQs मैंने करा दिए, समझे। मैं न्यूमेरिकल वाला कोई एक आधा MCQ जो मेरा दिल करेगा ज़रूर करवाऊंगा। इसमें 2, 3, 4 MCQs ऐसे भी होंगे जो आपके टेस्ट के अंदर मैंने छेड़े हुए थे, आपको दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपके साथ डिस्कस भी हुए पड़े हैं। ओके, आपने MCQs को पूरा करना है लाजमी। ओके चलें जी, अब ऐसा करें, आप पार्ट 2 शुरू करें और आप भी अपने नवे सफ़े काट के ना रजिस्टर के ऐसे नवा सफ़ा खोल के ऐसे एक्रूवल की हेडिंग में